आप लोगों को तो पढ़ाया जा रहा था IUPAC, वो भी किसका, उप सहसंयोजन यौगिकों का। लेकिन उसमें एक जगह ऐसा आया था कि केंद्रीय धातु प्रमाण था, तो उस केंद्रीय धातु प्रमाण की आक्सीकरण संख्या लिखनी थी आप लोगों को, और आक्सीकरण संख्या निकालने में समस्याएं आ रही हैं। तो आज हम उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक लेते हैं, आक्सीकरण संख्या निकालने के नियम। हालांकि ये बहुत आसान है, लेकिन कुछ नियम हैं, कुल मिलाकर के 8 रूल्स के द्वारा, 8 नियमों के द्वारा हम किसी भी यौगिकों में किसी भी तत्व की आक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। ये पहले बताया भी जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से यहां पर मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला नियम क्या है, नियम देखिए, पहला नियम क्या है कि मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले किसी भी तत्व की आक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। तो आप कहेंगे सर कि मुक्त अवस्था में कौन से तत्व पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में वही पाए जाते हैं जो किसी अन्य तत्व के एलिमेंट्स के साथ, अन्य तत्व के एटम्स के साथ, सॉरी अन्य एलिमेंट्स के एटम्स के साथ, अन्य तत्व के परमाणु के साथ ना जुड़े हों, सिर्फ स्वयं से ही हों, वो बस स्वयं से मिलकर के, स्वयं के परमाणुओं के साथ मिलकर के अणु का निर्माण करते हो, तो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे देखिए बेटा, Cl2 हुआ, फिर Br2 हुआ, फिर H2 हुआ, फिर P4 हुआ, फिर S8 हुआ। ये सभी क्या है, मुक्त अवस्था में पाए गए। मुक्त अवस्था में पाए गए हैं मतलब कि इन सभी के साथ किसी दूसरे तत्व के परमाणु नहीं आए हैं। सिर्फ क्लोरीन है तो क्लोरीन परमाणु के साथ ही जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, फास्फोरस है तो फास्फोरस परमाणु के साथ, और सल्फर है तो सल्फर परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है। तो मुक्त अवस्था में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उनकी आक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। पहला रूल यही है, पहला नियम यही है। जैसे Cl2 में Cl की कितना हो जाएगा, 0। Br2 में ब्रोमीन की कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। H2 में H की कितना हो जाएगी आक्सीकरण संख्या, 0। P4 में P की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। S8 में S की कितनी हो जाएगी, 0। लेकिन तब की दशा में है जब ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अब कहिए सर कि H2SO4 में S की बताइए, क्या S की भी 0 होगी? तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सल्फर जो है यहाँ पर किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ा हुआ है, अर्थात मुक्त अवस्था में नहीं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो मुक्त अवस्था में जब कभी भी कोई भी तत्व होगा तो उस मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अब कहिए सर H2O में H2 की कितनी होगी, H2O में H2 की कितनी होगी? तो मैं कहूंगा +1 होगी। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया कि H2 की तो 0 होती है, लेकिन कब की दशा 0 होती है, जब किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, बट यहाँ पर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसकी आक्सीकरण संख्या यहाँ पर +1 होगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? समझ गए ना? तो मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की आक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है, 0 होती है। पहला रूल होगा। दूसरा रूल क्या होता है, किसी भी आयनों की आक्सीकरण संख्या, कोई भी आयन्स है, किसी भी आयनों की आक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। यदि धनावेश होगा तो आक्सीकरण संख्या धनावेश होगी, यदि ऋणावेश होगा तो आक्सीकरण संख्या क्या होगी, ऋणावेशित होगी। जैसे देखिए, जैसे Na पॉजिटिव में Na की, सोडियम की कितना हो जाएगा, +1, या Mg2 पॉजिटिव में मैग्नीशियम की कितनी हो जाएगी आपकी, +2 हो जाएगी, है ना, कि +2 हो जाएगी। इसी तरीके से किसकी, Al ट्रिपल पॉजिटिव में एल्यूमिनियम की कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी, है ना। इसी तरीके से Cl निगेटिव में क्लोरीन की -1 हो जाएगी, और डबल निगेटिव में
ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। तो दूसरा रूल ये कहता है कि किसी भी आयनों की ऑक्सीकरण संख्याएं, आयन देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा, एक परमाणु आयन है, ये एक परमाणु आयन का मतलब कि आयन है लेकिन परमाणुओं की संख्या कितनी है, एक है। किसी भी आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। जैसे Na पॉजिटिव में Na+1 क्योंकि इस पर धनावेशों की संख्या 1 है, Mg2 पॉजिटिव में Mg की ऑक्सीकरण संख्या +2 क्योंकि इस पर धनावेशों की संख्या 2 है। An ट्रिपल पॉजिटिव में एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 क्योंकि इसकी आवेशों की संख्या +3 है। इस तरीके से इसके भी बारे में बताया, समझ गया कि नहीं। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल किसे कहा जाता है, जो कि जिसका अप्लाई हम आज कल कर रहे हैं उपसा संयोजन यौगिकों में। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये कहता है कि किसी भी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होती है। कोई भी यौगिक होगा, उदासीन यौगिक कोई भी होगा, कोई उदासीन यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितनी होती है, शून्य होती है। जैसे H2O में H2O की कितनी होगी, शून्य होगी। NH3 में NH3 की कितनी होगी बेटा, शून्य होगी। या H2SO4 की बात किया जाए, H2SO4 में H2SO4 की कितनी होगी बेटा, शून्य होगी। यहीं पर तीसरे रूल में ही बताया गया है कि उस यौगिक में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी कितना होता है, शून्य होता है। कोई यौगिक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हम H2SO4 ले रहे हैं। अब H2SO4 में जितने भी तत्व उपस्थित हैं उनके परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या लिख लेंगे तो कितना आएगी आपकी, शून्य ही आएगी। तो रूल क्या बनेगा यहां पर देखिए, 2 इंटू हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 गुणे इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस चिन्ह लगाएंगे बीच में, उसके बाद सल्फर आ गया ना, तो क्या लिखेंगे, सल्फर का एक परमाणु, तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या, प्लस चिन्ह लगाएंगे हम, कितना, 4 गुणे इसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू कितना, 0। हमने यहां पर किया क्या है, हमने यही किया है आपका कि हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लिया है। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला हमने, 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या, हाइड्रोजन के जितने परमाणु उनकी ऑक्सीकरण संख्या, सल्फर के जितने परमाणु उनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन के जितने परमाणु उनकी ऑक्सीकरण संख्या का योग अगर हम करें, इसका अगर हम योग करें तो सभी का योग करने पर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी चीज को हम अप्लाई करते हैं, तीसरे वाले रूल को हम अप्लाई करते हैं किस पर, उपसा संयोजन यौगिकों पर। उपसा संयोजन यौगिकों पर अप्लाई करते हैं। जैसे है आपका K4Fe3CN6, K4Fe3CN6 बहुत सरलतम है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या और साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए हमें, 0 आना चाहिए। रूल कहता है, नियम कहता है। तो क्या लिखेंगे हम, 4 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस कितना, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या, फिर प्लस कितना, 6 गुणे साइनाइड CN की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू कितना कर देंगे, 0 कर। समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। अब हम जब ऐसे हमने किया या ऐसे हमने किया, हमें किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होगी। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो मान लेंगे, मानो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे, और हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या मुझे पता होगी और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या मुझे पता होगी। दोनों का मान रख करके बराबर 0 कर देंगे, सबका मान रख करके बराबर 0 कर देंगे, तो हमें किसकी ऑक्सीकरण संख्या पता चल जाएगी,
सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या पता चल जाएगी। लेकिन ऐसा करने के लिए भी कुछ तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या आपको पता भी होनी चाहिए, तभी कर पाओगे, अन्यथा पता भी नहीं कर पाओगे। जैसे देखिए हम लिखेंगे क्या, मान लीजिए हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर निकालना है, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हमें मान लीजिए यहाँ पर निकालना है, तो लिखेंगे माना सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो क्या लिखेंगे 2 गुणे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितना +1 प्लस सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या x और प्लस 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है -2 होती है। इसका तो क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे, तो हमें सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी। अब जैसे यहाँ पर हमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, हमें यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या, आयरन की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे कि 4 गुणे पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे, आयरन की x मान लेंगे, 6 गुणे साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या लिख देंगे बराबर 0 कर देंगे, हमें आयरन की ऑक्सीकरण संख्या पता चल जाएगी। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे होगा कि पोटेशियम और साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता चलेगी, तो मैं अभी बताता हूँ कि पोटेशियम और साइनाइड की ऑक्सीकरण संख्या कैसे पता चलेगी। साइनाइड को तो आप लोग अभी यहीं पर तुरंत जान जाएंगे कि Cn निगेटिव बनेगा, और निगेटिव पर कितना, एक निगेटिव, Cn पर एक निगेटिव होता है, और एक निगेटिव होने के कारण उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -1। एक Cn निगेटिव की -1 हो जाएगी, 6 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी -6 हो जाएगी। समझ गए इतने? तो 3 रूल बताए गए। पहला रूल क्या, मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याएं हमेशा 0 होती हैं। दूसरा रूल क्या बताया गया, आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होते हैं। तीसरा रूल आपको बताया गया क्या कि यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या, कोई भी यौगिक होगा चाहे जो होगा, अगर हम कहें बेटा K4FeCN6 में K4FeCN6 की ऑक्सीकरण संख्या बताइए, तो आप डायरेक्ट क्या लिखोगे 0 लिखोगे, क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है। H2SO4 में H2SO4 की बताइए, तो H2SO4 में H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी 0 होगी, क्योंकि वहां पर कोई आवेश नहीं है। यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा 0 होती है, और यौगिकों में उपस्थित समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग भी हमेशा कितना होता है 0 होता है। जैसे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या और सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कर लेंगे, सबकी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। 3 रूल बताए गए। आइए देखते हैं चौथा रूल क्या कहता है। चौथा रूल क्या कहता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुपरमाणुक आयन। बहुपरमाणुक आयन किसे कहा जाता है, ऐसा आयन जिसमें परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है। ऐसा आयन जिसमें परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, हम बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। चौथा रूल देखिए, जैसे एक आयन है आपका Cr2O7 डबल नेगेटिव, ये बहुपरमाणुक आयन है। अब तक एक आयन बताया गया आपको, जैसे बताया गया आपका Mg2 पॉजिटिव या A ट्रिपल पॉजिटिव बताया गया, या O डबल नेगेटिव बताया गया, ये एक परमाणुक आयन है बेटा। मूल बातें हैं, जड़ हैं, शब्दों का जड़ मैं बता रहा हूं, मतलब कि ये सब अब आपको कभी नहीं बताया जाएगा, इसको विशेष ध्यान दे लीजिएगा। समझ पा रहे हैं ना, ये आप सब अब आपको ये सब कभी नहीं बताया जाएगा, आपको ब्रॉड चीजें पढ़ाई जाएंगी आगे की क्लास में। इस सबको जानिए, ये एक परमाणुक आयन है बेटा, मतलब इसमें परमाणुओं की संख्या 1 है और आयंस भी है ये, इसलिए इनको एक परमाणुक आयन बोला जाता है। और एक परमाणुक आयन में आप लोगों ने देखा होगा, हमने बताया कितना उस पर आवेश होता है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, लेकिन ये बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणुक आयन है। बहुपरमाणुक शब्दों को समझिए, मतलब कि ऐसे आयन्स जिनमें परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक हो, जैसे क्रोमियम के 2 परमाणु है, ऑक्सीजन के 7 परमाणु हो, तो बहुपरमाणुक आयन है। समझ पा रहे हैं ना। तो बहुपरमाणुक आयनों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, बहुपरमाणुक आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होती है। जैसे Cr2O7 डबल नेगेटिव में Cr2O7 डबल नेगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। एक आयन और आप लोगों ने देखा होगा MnO4 सिंगल नेगेटिव में MnO4 सिंगल नेगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी। एक आयन बहुत बार आप लोग देख रहे हैं, कौन सा, SO4 डबल नेगेटिव में SO4 डबल नेगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। Cn सिंगल नेगेटिव में Cn सिंगल नेगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या कितना -1 हो जाएगी। या CO3 डबल नेगेटिव में CO3 डबल नेगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगी। PO4 ट्रिपल नेगेटिव में PO4 ट्रिपल नेगेटिव की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -3 हो जाएगी। ये तीसरा चौथा रूल मैं बता रहा हूं, इसी में अभी तक तो एक इसका आधा भाग बताया गया, इस रूल का आधा भाग बताया गया है कि किसी भी बहुपरमाणुक आयनों की ऑक्सीकरण संख्या उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होगी। तो अब आप लोग कभी इसको मत पूछेगा सर CO3 डबल नेगेटिव में CO3 की ऑक्सीकरण संख्या कहां से लिखे हम, तो जान लेना डबल नेगेटिव प्लस -2
SO4 डबल नेगेटिव में SO4 डबल नेगेटिव की आक्षिकरण संख्या कहां से लिखे हैं हम, क्योंकि डबल नेगेटिव है तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। PO4 ट्रिपल नेगेटिव में PO4 ट्रिपल नेगेटिव की आक्षिकरण संख्या कितना लिखेंगे, तो लिखोगे कितना -3। अब यही रूल में समझ जाइए। इसी रूल में एक पॉइंट और समझिए आप लोग, क्या कि बहुपरमाणु आयनों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की आक्षिकरण संख्याओं का योग, शब्दों को समझिए कि बहुपरमाणु आयनों में तत्वों के परमाणुओं की आक्षिकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। जैसे देखिए मैं बात करता हूं किसका, Cr2O7 डबल नेगेटिव का, मैं इसकी बात करता हूं तो लिखूंगा क्या, 2 गुणे किसकी, क्रोमियम की आक्षिकरण संख्या, क्रोमियम की आक्षिकरण संख्या, क्रोमियम की आक्षिकरण संख्या प्लस 7 गुणे किसकी, ऑक्सीजन की आक्षिकरण संख्या बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? प्रूव करना हो तो प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। कोई सामान्य सा आयन लीजिए जिसमें सबकी आक्षिकरण संख्या आपको पता होगी। अभी मैं प्रूव करके दिखाता हूं, इसके जस्ट मैं प्रूव करके दिखाता हूं। हाँ हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। क्रोमियम के यहाँ पर +6 होगा, आक्षिकरण संख्या +6 होगा, 2 फिर कितना हो जाएगा आपका +6 और +7, ऑप्शन में कितना -2 इक्वल टू -2। देखिए 6 दूनी 12 और -7 दूना 14, -2 बराबर -2। समझ पा रहे हैं ना? तो बहुपरमाणु आयनों की आक्षिकरण संख्या कितनी होती है, उस पर उपस्थित आवेशों, बहुपरमाणु आयनों की आक्षिकरण, बहुपरमाणु आयनों में उपस्थित समस्त तत्वों के परमाणुओं की आक्षिकरण संख्याओं का योग, समस्त तत्वों के परमाणुओं की आक्षिकरण संख्याओं का योग उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है, उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर होता है। हमने क्या किया, 2 गुणे क्रोमियम की आक्षिकरण संख्या लिखा प्लस 7 गुणे ऑक्सीजन की आक्षिकरण संख्या लिखा और बराबर उस पर उपस्थित आवेशों की संख्या के बराबर कर दिया। तो यही क्या हो गया, आपका एक रूल बन गया। अब बताइए इस रूल को हम उपसंयोजन युग्मों पर भी लागू कर सकते हैं कि नहीं? उपसंयोजन युग्मों पर भी लागू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक आयन से उपसंयोजी आयन है या संकुल आयन है, क्या आपका यह भी CN6 नेगेटिव या CN6 नेगेटिव, तो यहाँ पर भी वो रूल लागू किया जा सकता है कि नहीं? कैसे लागू किया जा सकता है, देखो Fe की आक्षिकरण संख्या, Fe की आक्षिकरण संख्या +6 इंटू किसकी, Cn की आक्षिकरण संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। हाँ Fe की आक्षिकरण संख्या +2 हो जाएगी, यहाँ पर +2 निकालेंगे और Cn की कितनी होगी, -1 हो जाएगी। तो -1 तो -6 और -6 में से +4 बराबर कितना हो जाएगा, -4। समझ पा रहे हैं कि नहीं? चौथा रूल आ गया, दिमाग में बैठ गया, चौथा रूल दिमाग में बैठ गया। पांचवा रूल देखिए, अब आपको बता दे रहे हैं कुछ तत्वों की आक्षिकरण संख्याएं। पहला, हाइड्रोजन की आक्षिकरण संख्याएं सामान्य अवस्था में किसी भी यौगिकों में, सामान्य यौगिकों में, किसी सामान्य यौगिकों में हाइड्रोजन की आक्षिकरण संख्याएं कितनी होती हैं, +1 होती है। पांचवा रूल, यौगिकों में हाइड्रोजन की आक्षिकरण संख्याएं कितनी होती हैं, +1 होती है सामान्य यौगिकों में। जैसे H2O में H की +1, H2SO4 में H की +1, है ना? या कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित हो जी, HCl में H की +1, है ना? सामान्य यौगिकों में हाइड्रोजन की आक्षिकरण संख्या +1 होगी। जहां हाइड्रोजन दिखा वहां पर हाइड्रोजन की आक्षिकरण संख्या कितना लिखोगे, +1 लिखोगे। कितना लिखोगे, +1 लिखोगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जब कभी भी प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ जुड़ता है, कभी भी प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ जुड़ता है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये बताइए कि प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं कौन सी? फर्स्ट ए और सेकेंड ए। फर्स्ट ए का मतलब, फर्स्ट ए क्या, पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में फर्स्ट ए के एलिमेंट्स की बात करता हूं मैं, फर्स्ट ए के एलिमेंट्स की बात करता हूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, 4 धातुएं।
और फिर सेकंड ए की मैं बात करता हूं तो क्या होता है आपका, क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, रेडियम, ये सभी क्या होते हैं आपके सेकंड ए के एलिमेंट्स होते हैं। इनकी मैं बात करता हूं। जब हाइड्रोजन इन सबके साथ जुड़ जाता है बेटा, हाइड्रोजन जब इन सबके साथ जुड़ जाता है तो वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है, -1 होती है। कहेंगे किसमें, तो हम कहेंगे बेटा LiH में, लिथियम हाइड्राइड में। लिथियम प्रबल धन विद्युतीय धातुएं हैं, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ जुड़ करके यौगिक का निर्माण कर रहा है। इसलिए लिथियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। सोडियम हाइड्राइड की बात करते हैं, NaH की बात करते हैं तो -1 हो जाएगी। इस तरीके से मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्राइड की बात करते हैं, MgH2 की बात करते हैं तो इसमें कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो हाइड्रोजन जब कभी भी समान अवस्था में समान यौगिकों के साथ जुड़ता है, समान यौगिक के साथ दिखेगा तो आप हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा कितना रखोगे, +1 रखोगे, या दिमाग में बैठा लो इसको। और यदि हाइड्रोजन प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ जुड़ेगा, किसके साथ जुड़ेगा, प्रबल धन विद्युतीय धातुओं के साथ जुड़ेगा, ये सभी प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती हैं, तो वहां पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। समझ गए ना? ये तो 5वां रूल था। इस तरीके से हम 6वें रूल पर चर्चा करते हैं। अगला नियम ये कहता है कि सामान्य यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। सामान्य यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। जैसे H2O में O की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। H2SO4 में O की -2 हो जाएगी, या SO2 में O की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सल्फर डाइऑक्साइड में है ना, या CO3 डबल नेगेटिव में ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। या MnO4 सिंगल नेगेटिव में, MnO4 सिंगल नेगेटिव में O की कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। मतलब सामान्य यौगिकों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। इसको विशेष ध्यान रखोगे। एक रूल ये भी है कि जहां कहीं भी ऑक्सीजन दिखेगा वहां पर ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या करोगे, -2 करोगे। लेकिन एक बात और यहीं पर तुरंत ध्यान दो, दो चीजें मैं ऑक्सीजन के लिए और बताऊंगा कि ऑक्साइड का निर्माण करता है। पराक्साइड जब बनाता है ऑक्सीजन, पराक्साइड का मतलब क्या, H2O2। और पराक्साइड कहते किसे है बेटा, जिसमें पराक्सी ग्रुप होता है। पराक्सी ग्रुप क्या होता है, पराक्सी ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीजन बांड, ये पराक्सी ग्रुप होते हैं। ये पराक्सी ग्रुप होते हैं। जब ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है, ऑक्सीजन का एक परमाणु ऑक्सीजन के दूसरे परमाणु के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर पराक्सी समूह का निर्माण करता है। और जैसे आपकी बात करते हैं, हम H2O2 की मैं बात करता हूँ, H2O2 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना दिखाई देता है बेटा। यहाँ पर ऑक्सीजन बांड लगा हुआ है कि नहीं? इसे क्या बोलते हैं, पराक्सी ग्रुप बोलते हैं। और जब कहीं भी किसी भी यौगिकों में पराक्सी ग्रुप उपस्थित हो जाएगा तो उसे हम पराक्सी ऑक्सीजन बोलते हैं बेटा। क्या कहते हैं, पराक्सी ऑक्सीजन बोलते हैं। और पराक्साइडों में, इसलिए इसको पराक्साइड बोला जाता है। और पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। कितनी होती है, -1 होती है। क्या हम अभी सिर्फ आपको इतना बता रहे हैं कि कहीं भी ऑक्सीजन आएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम लिखेंगे कितना। सामान्य आएगा, समान स्थानों पर आएगा तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखेंगे, -2। और पराक्साइडों में ऑक्सीजन आएगा तो कितना, -1। या पराक्साइड मतलब हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2 में O की -1, या Na2O2 में Na2O में ऑक्सीजन की कितना, -1। या आपकी बात करते हैं BaO2 में ऑक्सीजन की कितना, -1। कुल मिलाकर के इतना जानिए कि ऑक्सीजन जब कभी पराक्साइड बनाएगा उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। अभी एग्जांपल बताते हैं। यहाँ पर देखिए H2O2 है, यही तो बता रहा हूं मैं। H2O2 में O की कितनी होगी, -1 होगी। अब देखिए कैसे, देखिए इसको हम इस तरीके से बाय रूल लगाएंगे। दूसरा तीसरा नियम लगाएंगे, क्या, 2 इंटू हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस 2 गुणे किसकी, ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या। इसका तो कितना आना चाहिए हमारा,
कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखिए हम कितना रखेंगे, 2 इंटू प्लस 1, 2 इंटू प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0। अक्षर की हम कितना रख रहे हैं, -1। क्यों, क्योंकि अक्षर किसका निर्माण कर रहा है, यहाँ पर पराक्षाइड का निर्माण कर रहा है। तो 2 - 2 इक्वल टू 0। तो 2 2 0 बराबर कितना आ जाएगा आपका 0, है कि नहीं है। तो पराक्षाइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। और एक रूल और यहीं पर समझिए, ऑक्सीजन के लिए एक रूल और समझिए। कौन सा रूल है ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए यही रूल है आपका कि OF2 एक कंपाउंड ऐसा होता है। हाँ देखिए, हमने बताया सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। पराक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, -1 होती है। एक कंपाउंड है, विशेष कंपाउंड है OF2, एक ऐसा यौगिक है OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, +2 होती है। कंपटीशनों में अक्सर ये चीजें पूछी जाती हैं, छोटे छोटे वनडे एग्जाम जो होता है उसमें पूछा जाता है कि भैया ये बता दीजिए आप हमें OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है। तो आप बताओगे कितना, +2 होती है, क्योंकि OF2 में ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ गया है, फ्लोरीन के साथ जुड़ गया है। और फ्लोरीन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होता है। प्रबल ऋण विद्युतीय इतना ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है कि ऑक्सीजन को भी क्या बना देता है, ये धनात्मक बना देता है। तब OF2 का निर्माण होता है। अब जैसे OF2 बनेगा तो O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी लिखोगे, +2। 6 रूल हो गया। 7वां रूल देखिए जो कि बताने जा रहा हूं मैं। 7वां रूल कौन सा होता है, आप देखो, इसी को तो हमने बताना था, इसी को हमने मिटा दिया। चलिए ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट ए की कहते हैं आवर्त सारणी में फर्स्ट ए क्षार धातुएं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। शांत रहो। फर्स्ट ए की मैं बात करता हूं। फर्स्ट ए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। शांत रहो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड ए की मैं बात करता हूं। सेकंड ए के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, सीजियम, स्ट्रांसियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है। अब देखिए, किसी भी यौगिकों में, कोई भी यौगिक होगा, किसी भी यौगिकों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं +1 होंगी। इन सब की ऑक्सीकरण संख्याएं कितनी होंगी, +1 होंगी। और फिर क्या होगा, क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +2 होंगी। किसी भी यौगिकों में क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं +1 और क्षारीय मृदा धातुओं की ऑक्सीकरण संख्याएं +2। जैसे मैं बात करता हूं Na2SO4 में, Na2SO4 में बात करता हूं तो Na2SO4 में मुझे Na की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी होगी तो कितना लिखूंगा मैं, +1 लिखूंगा। और ऑक्सीजन की मैं कितना लिखूंगा, -2 लिखूंगा। तो सल्फर का तो अब निकाल लोगे ना, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो और किसी भी यौगिकों में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखूंगा मैं, +2 लिखूंगा। जैसे MgSO4 है, MgSO4 में मैग्नीशियम की कितना होती है, +2 होती है। समझ गए कि नहीं। और अगला देखिए, ये 7वां रूल था। 8वां रूल देखिए जो कि लास्ट है, हाइड्रोजनों की ऑक्सीकरण संख्याएं। हाइड्रोजन की मतलब बात करता हूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हाइड्रोजनों की ऑक्सीकरण संख्याएं हमेशा कितनी होती हैं, -1 होती हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन आयोडीन तक ही रहेगा। और हाइड्रोजनों में किसी भी यौगिकों में हाइड्रोजन अगर आ जाता है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। बट अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन परमाणु के साथ जुड़ता है, तो हाइड्रोजनों की ऑक्सीकरण संख्या कोई धनात्मक संख्या होती है, कोई भी धनात्मक संख्या होती है। जैसे Cl2O7
एक ऐसा कंपाउंड है Cl2O7 एक ऐसा कंपाउंड है, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे बेटा तो कोई धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या आएगी। जैसे देख लीजिए आप लोग Cl2O7 में बात करते हैं तो हमें क्लोरीन की निकालना है तो क्या लिखोगे 2 इंटू क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 7 गुणे किसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या बराबर कितना 0। तो क्या करेंगे 2 क्लोरीन का मानेंगे X प्लस 7 इसकी कितना मानेंगे हम -2 बराबर 0। ऑक्सीजन की -2 होता है तो कितना हो जाएगा आपका 2x - 14 0। 2x बराबर 14, x बराबर कितना +7। क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई बेटा +7 हो गई। अर्थात रूल ये कहता है कि कोई भी हैलोजन परमाणु होगा, कोई भी हैलोजन परमाणु होगा और हैलोजन परमाणु यदि ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन की उस हैलोजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी +7 का मतलब कोई भी धनात्मक संख्या होती है, कोई भी धनात्मक संख्या होती है। आइए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के नियम समाप्त हुए, कुछ उदाहरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखिए KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। जैसे मुझे KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या मुझे निकालना है तो लिखेंगे कैसे कि माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू 0 और लिखेंगे किसकी पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस किसकी Mn की ऑक्सीकरण संख्या X। माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू X। गलती हो गई थी, हमें Mn की निकालना है तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितना लिखेंगे X। माना Mn की ऑक्सीकरण संख्या बराबर X तो लिखेंगे K की ऑक्सीकरण संख्या, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या, फिर मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस 4 गुणे किसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू कितना 0। सबका मान रख दीजिए। हमने बताया पोटेशियम क्या है, क्षार धातु है और क्षार धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है +1 होती है। याद होगा कि नहीं। मैग्नीशियम की हमने माना है कितना 4 गुणे ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी -2। अभी भी हमने बताया इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू 0 है ना। 1 4 नहीं 8 इक्वल टू 0, x - 7 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना 7। समझ गए कि नहीं। अब यही चीज किस पर अप्लाई करेंगे हम, उपसंयोजन युग्मकों पर अप्लाई करते हैं और उपसंयोजन युग्मकों पर तभी अप्लाई कर पाएंगे जब तक हमें कुछ की ऑक्सीकरण संख्या पता नहीं होगी। जैसे मैं बता रहा हूँ एक उपसंयोजन युग्मकों में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम। जैसे मान लीजिए एक यौगिक है K है, Pt है, शांत रहिए, Pt ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, फिर क्या NO2 लगा हुआ है, फिर क्या NH3 लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या मुझे ज्ञात करनी है, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या मुझे ज्ञात करनी है तो प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे कि लिखेंगे माना प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू X। रूल वही लगाएंगे कि किसी भी यौगिकों में समस्त तत्वों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग कितना होता है 0 होता है तो सबका करके 0 कर लेंगे। कितना K की ऑक्सीकरण संख्या, K की ऑक्सीकरण संख्या प्लस प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या प्लस ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या, ब्रोमीन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस किसकी क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस कितनी, अगर इसका 2 होता 3 होता तो 2 3 सबसे बुरा भी होता जाता और प्लस किसका NO2 नाइट्रो की ऑक्सीकरण संख्या और प्लस NH3 की ऑक्सीकरण संख्या, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या इक्वल टू कितना 0 होगा कि नहीं बाय रूल। अब देखिए पोटेशियम क्षार धातु है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितना +1, प्लेटिनम की X माना ही हमने, ब्रोमीन कितना है क्या है हाइड्रोजन है और समान अवस्था में हाइड्रोजनों की ऑक्सीकरण संख्या, क्लोरीन
हाइड्रोजन है -1 प्लस नाइट्रो समूह होता है बेटा NO2 सिंगल निगेटिव होता है। बताया गया है दो प्रकार के नाइट्राइटो लिखा जाता है NO2 एक होता है NO2 एक होता है ONO। नाइट्राइटो N नाइट्राइटो O नाइट्राइटो N लिखा जाता है। इसके लिए बताया था ना हमने। तो इसका कितना होगा -1 होगा। इसका कितना अमोनिया का कितना होगा। अमोनिया एक यौगिक है और यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है 0 होती है। सॉल्व कर लीजिएगा। देखो बेटा +1 -1 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। और x -2 0 जुड़ जाएगा ना। तो x कितना हो जाएगा +2 स्पेस की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी 2। हमें उम्मीद है कि एक बार फिर सारे रूल को देख लोगे आप लोग। जितना रूल हमने बताया है पूरा रूल फिर से रिवाइज कर लोगे और फिर निकालने का प्रयास करोगे। किसी भी उपसात संयोजन यौगिकों में केंद्रीय घात प्रमाण की ऑक्सीकरण संख्या आप निकाल सकते हैं बहुत आसानी से कुछ नियम का फॉलो करते हुए। कल हम फिर से आते हैं किस पर उपसात संयोजन यौगिकों के IUPAC नाम फिर से आते हैं।